जी सर, आइए स्टार्ट करें। सर म्यूट कर लीजिएगा, किसी का शायद ज्वाइंट है ऑनलाइन। जी सर, लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास लीव एनकैशमेंट के प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं। एक क्विक रिव्यू लेते हैं। तो लीव एनकैशमेंट के केस में हमने डिस्कस ये किया था कि अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाए तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको माना जाएगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को माना जाएगा। और फॉर अदर्स क्या प्रोविजन होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी exempt from tax। यह है सेक्शन 10(10)(a). Least of the following shall be exempt from tax. First is amount received. Second is maximum monetary ceiling, 25 लाख रुपए। Third is 10 months salary. Fourth is unavailed leaves. तो ये 10 मंथ सैलरी एवरेज सैलरी है ना? जी मैम, जो हम सैलरी लेंगे वो एवरेज सैलरी लेंगे और फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अनअवेल्ड लीव्स मल्टीप्लाइड बाय मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 30। सर, ये जो मंथली सैलरी हमने ली है ना, इसको हमने 30 से डिवाइड करके पर डे सैलरी निकाली है। अगर बाय चांस हमें क्वेश्चन में अनअवेल्ड लीव्स मंथली बेसिस पर गिवन है तो फिर आपको इसको डिवाइडेड बाय 30 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अनअवेल्ड लीव्स मंथ्स में गिवन है तो फिर पर डे बेसिस पर थोड़ी कैलकुलेशन की जाएगी, फिर तो मंथली बेसिस पे ही की जाएगी। जी, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, हमने अनअवेल्ड लीव्स निकाली थी लास्ट क्लास में। अनअवेल्ड लीव्स कैसे निकाली जाती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स एंटाइटल्ड। इसमें से हम लेस करते हैं लीव्स अवेल्ड, तो हमारे पास आती हैं लीव्स अनअवेल्ड। और लीव्स अनअवेल्ड के पैसे मिलते हैं। सर, मैं ये बता रहा था, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लीव्स एंटाइटल्ड है ना, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a), leaves entitled cannot exceed
30 days पर एनम। सर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक साल में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की छुट्टी दे सकता है? सर उसकी मर्जी, भाई वो जितनी चाहे छुट्टी दे दे, ठीक है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जम्पशन, लीव्स एंटाइटल्ड, सर एंटाइटल्ड, अनअवेल्ड नहीं, एंटाइटल्ड 30 डेज पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर एक साल में 30 दिन से ज्यादा की छुट्टी दी तो हम 30 दिन से ज्यादा के लिए एग्जम्पशन अलाउ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, मिस्टर रोहन इज वर्किंग विद मोहन लिमिटेड। इनकी बेसिक सैलरी है he retired from the job on 1st अक्टूबर 2025। हमें बता रहे हैं बेसिक सैलरी एट रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनकी जो बेसिक सैलरी थी ना, वो थी 1,60,000 पर मंथ। इन्हें डीए मिलता था 75% का, और बता रहे हैं 1/3 फॉर्मिंग पार्ट था। टर्नओवर बेस्ड कमीशन, टर्नओवर बेस्ड कमीशन इन्हें मिलता था 0.5% ऑफ सेल्स टर्नओवर, और इनका एवरेज मंथली सेल्स टर्नओवर था 30 lakhs पर एनम। रोहन was entitled to 40 days leaves पर एनम, ठीक है। हर साल इनको 40 दिन की छुट्टियां मिलती थी। He joined the job on 1st August 1996। During his job tenure, Mr. Rohan availed ऐसे बताओ, एक मिनट इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता हूँ। At the time of retirement,
he received rupees 34,30,000 as leave encashment for 490 days unavailed leaves standing to his credit in employer's record. 490 दिन की छुट्टियों के पैसे मिले हैं. His basic salary was increased by 25% on first May 2025. ठीक है, कैलकुलेट लीव एनकैशमेंट exempt फ्रॉम टैक्स. हाँ जी सर, लीव एनकैशमेंट की एग्जम्पशन बतानी है. हमने अभी अभी प्रोविजन लिखा था. सबसे पहले हम क्या लेते हैं? अमाउंट रिसीव्ड. अमाउंट रिसीव कितना है? 34,30,000 है. सर मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग कितनी बताइए? 25 लाख. अब हमें चाहिए 10 मंथ्स सैलरी. इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने पास सैलरी निकालनी होगी. बताइए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन. बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन. और एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स शैल बी कंसीडर्ड. हेलो जी सर, मैं अभी क्लास चल रही है सिविक सेंटर में, अभी कॉल बैक करता हूँ. एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months shall be considered. सर अब देखिएगा प्लीज, बताइए पहले तो एवरेज सैलरी हमें लेनी कहां से कहां तक की है? लास्ट 10 मंथ्स की चाहिए ना. ये रिटायर कब हुआ है? 1 अक्टूबर को. तो बताइए लास्ट 10 मंथ्स कहां से कहां तक के होंगे? सर लास्ट 10 मंथ्स होंगे 1 दिसंबर 2024 टू 30 सितंबर 2025. 10 महीने निकालने हैं, है ना. इसकी सैलरी 1 मई को चेंज हुई है. इसका मतलब
1 दिसंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025, 5 महीने की कैलकुलेशन अलग होगी। और 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने की कैलकुलेशन अलग होगी। ठीक है सर, बताइए इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी पहले? सर बेसिक सैलरी 1 दिसंबर को बेसिक सैलरी कितनी थी? 160, और 1 मई को कितनी हो गई? हाँ सर, उल्टा कर दिया आपने। 1 मई को सैलरी कम थी। हमें जो ये बेसिक सैलरी गिवन है ना, ये रिटायरमेंट की गिवन है। 1,60,000 रिटायरमेंट के टाइम पर था। ठीक है, बढ़ने के बाद था, तो बढ़ने से पहले कितना था? सर अगर 1,60,000 25% बढ़ने के बाद है, अगर 1,60,000 25% बढ़ने के बाद है, तो बताइए बढ़ने से पहले कितना था? सर ये 25% बढ़ा है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125 कर लीजिए, 1,28,000 रही होगी। तो बेसिक सैलरी थी 1,28,000, फिर हो गई 1,60,000। इसमें ऐड कीजिए डीए फॉर्मिंग पार्ट। सर डीए फॉर्मिंग पार्ट कितना होगा? 1,28,000 के 75% का 1/3, 1,60,000 के 75% का 1/3। सर साथ में ऐड करना है टर्नओवर बेस्ड कमीशन। 30 लाख की सेल्स करते हैं, 0.5% का कमीशन मिलता है। इसका मतलब 15,000 हो गया। तो 15,000 टर्नओवर बेस्ड कमीशन के ऐड कर दीजिए, बताइएगा कितना आएगा? सर 128 प्लस 128 के 70% का 1/3, 75% का 1/3, 32,000 प्लस 15,000, 1,75,000। सर 30 lakhs पर मंथ की सेल्स गिवन है। ओ सॉरी, मैंने मंथली लिखकर गलती से यहाँ पर एनम लिख दिया। एवरेज मंथली सेल्स टर्नओवर दिया था, एवरेज मंथली सेल्स टर्नओवर 30 lakhs, मतलब ये पर मंथ है। मंथली गिवन है ना सर, गलती से पर एनम लिख दिया था। अगर पर एनम होता तो फिर हमें 12 डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली सेल्स निकालनी पड़ती। सर ये आ गया 175 और 1,60,000, 2,15,000। सर एवरेज सैलरी निकालनी है लास्ट 10 मंथ्स की। कितनी होगी? 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2,15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। एवरेज सैलरी आ जाएगी हमारे पास 1,95,000। 1,95,000।
ठीक है, जरा देखिएगा प्लीज। अब हम 10-1 सैलरी लेकर चलेंगे ना। 10-1 सैलरी कितनी आएगी? 195 इंटू में 10, 19,50,000। ठीक है ना। यहाँ पे मंथली सैलरी मुझे पता चल चुकी है 1,95,000 है, डिवाइडेड बाय 30। सर क्वेश्चन में हमें गिवन था इनकी अनअवेल्ड लीव्स कितनी है? 490 डेज है। तो 490 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूं क्या? नहीं सर, ये जो 490 है ना, ये एज पर एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉयर हमें एक साल में 40 दिन की छुट्टियां दे रहा है। तो एज पर एम्प्लॉयर कैलकुलेशन अलग होगी, और एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन अलग होगी। पहले ये बताइए इन्होंने कितने टाइम काम किया? सर देखिए क्वेश्चन में देखिए प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है ये रिटायर कब हुए? रिटायर हुए हैं 1 अक्टूबर 2025 को। इन्होंने जॉब कब ज्वाइन की थी? सर जॉब ज्वाइन की थी 1 अगस्त 1996 को। तो पहली बात, तो इन्होंने काम कितने टाइम किया? सर डेट ऑफ रिटायरमेंट, 1 अक्टूबर 2025। बताइए डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है? सॉरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 1 अगस्त 1996। सर इसको ना माइनस कर दीजिए, सिंपली माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगा 00, 10 - 8 2, और ये आ जाएगा 29। 29 साल 2 महीने 0 दिन। ठीक है, फ्रैक्शन इज टू बी इग्नोर्ड, फ्रैक्शन नहीं लेते। ठीक है ना। तो बताइएगा, बताइएगा हमारे पास एज पर एम्प्लॉयर इन्हें कितनी छुट्टियां मिली? 29 इंटू में 40, 29 इंटू में 40 कितना आएगा? 1160। एज पर एम्प्लॉयर इन्होंने कितने दिन की छुट्टी नहीं ली? सर 460 दिन की छुट्टी नहीं ली, है ना। ये देखिए हमें बताया गया था इन्हें लीव एनकैशमेंट मिला है कितने दिन के पैसों का? 490 है, सॉरी नॉट 460, 490। एज पर एम्प्लॉयर इन्होंने कितने दिन की छुट्टी नहीं ली? 490 डेज की छुट्टियां नहीं ली। 1160 छुट्टियां मिली थी, 490 नहीं ली। तो आप बता सकते हैं क्या कितनी ली होंगी? माइनस कर लीजिए सर, इन्होंने जरूर 670 डेज की छुट्टियां ली होंगी। लीव्स अवेल्ड रिवर्स करके निकाल लिया मैंने। अब सुनिए प्लीज। सर 29 साल काम किया है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 30 डेज से ज्यादा की लीव्स नहीं मिलेगी। तो 29 इंटू में 30, बताइए कितना? 870। लीव्स अवेल्ड कितनी है? सिक्स सेवेंटी। हाँ जी, कितनी लीव्स अनअवेल्ड आ जाएंगी? 200। ठीक है सर, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्लीज।
200 डेज की अनअवेल्ड लीव्स होंगी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी, तो आ जाइए कैलकुलेशन पे। सर 200 मल्टीप्लाइड बाय 1,95,000 डिवाइडेड बाय 30, कितना आएगा? यह आ जाएगा सर 13 लाख रुपए। 13 लाख। तो बताइए अमाउंट एग्जाम कितना? विच एवर इज लोअर, अमाउंट एग्जाम हो जाएगा 13 लाख रुपए। ठीक है ना, 13 लाख रुपीज शेल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर देखिए, जब हम ग्रेचुटी लेके चलते हैं ना सर, तो हम लेते हैं एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months preceding the month of retirement। तो इसी क्वेश्चन में अगर ये 1 अक्टूबर को रिटायर होता, 10 अक्टूबर को रिटायर होता, 31 अक्टूबर को रिटायर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो एवरेज लेते हैं ना सर, वो एवरेज लेके चलते हैं 1 दिसंबर से 30 सितंबर की सैलरी का ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की बात हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की, तो लीव एनकैशमेंट में लॉ मेकर्स ने लिखा है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months preceding द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट, अब हम अपने पास लेकर चलेंगे डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन बाय चांस अब अगर ये मैं 1 अक्टूबर को चेंज करके 10 अक्टूबर कर दूं तो देखिए, जब 1 अक्टूबर को ये रिटायर हुआ था ना, तो मैंने एवरेज सैलरी निकाली थी 1 दिसंबर टू 30 सितंबर। अगर बाय चांस क्वेश्चन कहे 10 अक्टूबर को रिटायर हुआ तो फिर मैं अपने पास लूंगा 10 दिसंबर से 9 अक्टूबर तक की सैलरी, 2024 2025, 2024 2025, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए एग्जाम्स में, लेकिन बाय चांस, या अगर मान लीजिए 10 अक्टूबर नहीं 31 अक्टूबर हो तो फिर इस केस में आपको सैलरी लेकर चलनी है 31 दिसंबर 2024 से 30 अक्टूबर 2025 तक। ग्रेचुटी के केस में प्रिसीडिंग द मंथ देखा जाता है, और लीव एनकैशमेंट के केस में प्रिसीडिंग द डेट देखा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हमने 3 रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिस्कस किए अभी तक, कौन कौन से? पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट। दो छोटे छोटे से और हैं, उनका हम अपने पास अभी नोट्स में से ओवरव्यू ले लेंगे। एक होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है?
अगर हम किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दें और बदले में उसे कुछ कंपनसेशन दे दें तो कितने की एग्जम्पशन दी जाएगी? इस केस में अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख रुपए की छूट मिलती है। यही प्रोविजन होता है वीआरएस के केस में। वीआरएस होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एम्प्लॉय ने खुद ही जॉब छोड़ दी, 5 लाख रुपए की छूट देंगे, ठीक है, जितना भी कंपनसेशन मिलेगा उस कंपनसेशन में से, ठीक है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं बताइए? जी, पीएफ के जो पैसे होते हैं, बिल्कुल सही कहा सर। सर एक एग्जांपल के जरिए बात को समझते हैं। एक पर्सन थे मिस्टर एक कंपनी में जॉब कर रहे थे XYZ लिमिटेड में, और बहुत ही कम सैलरी थी बेचारे की, बहुत ही गरीब थे। नॉमिनल अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं, जैसे सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए, प्रोविजन आया क्यों। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक पर्सन है, सैलरी है 10,000 रुपए। अब ये जब तक जॉब कर रहा है तब तक इसे सैलरी मिलेगी, और जब रिटायर हो जाएगा तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या मिलेगा? सर कुछ भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में पुराने जमाने में पेंशन मिला करती थी 2004 से पहले, अब तो गवर्नमेंट भी नहीं देती है ना। और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, सर वो तो कभी भी नहीं देते थे, पेंशन बस सरकार ही देती थी, ठीक है। अब ऐसे में सोचिए, एक पर्सन अर्निंग अ नॉमिनल इनकम, वो रिटायर हो गया, इनकम का सोर्स खत्म हो गया, अब इसका खर्चा पानी कहां से चलेगा? सर अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन जो जॉब कर रहा है वो जॉब करते करते रिटायर हो जाए, तो फिर उसका खर्चा पानी कैसे चलता है? तो भाई उसको ड्यूरिंग द जॉब सेविंग्स करनी होती है, सेविंग्स करके रखो ताकि ताकि फ्यूचर में खर्चा चल सके। अब मुद्दा यह है कि सर 10,000 कमाता है बेचारा, सेविंग्स कर पाएगा? सर कैसे करेगा, इतनी नॉमिनल इनकम है, बहुत ही कम पैसे कमाता है, कैसे सेविंग्स करेगा? तो ऐसे में सरकार को लोगों की बड़ी चिंता है। सरकार ने इसके एम्प्लॉयर से कहा कि देखो बेटा ऐसा है, इसकी सैलरी बड़ी नॉमिनल है, तो आप ना इसको 10,000 रुपए दिया ही मत करो, या खुद तो सेविंग कर नहीं पाएगा, ठीक है। सर ये तो चलिए बहुत ही कम हो गया, ठीक है। ज्यादा भी हो जाए तो सेविंग तो कहाँ ही हो पाती है, खर्च ही हो जाते हैं पैसे, है ना। ह्यूमन नेचर है, जितने पैसे आते हैं सब खर्च हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा आते हैं तो ज्यादा खर्च हो जाते हैं, कम आते हैं तो कम खर्च हो जाते हैं। सोचिए अगर पैसे आए ही कम, आए ही ना पूरे, तो फिर आदमी उसी में एडजस्ट करेगा, ठीक है। 10,000 की जगह 10 लाख भी आएगा ना, कुछ टाइम के बाद कम लगने लगेंगे, ठीक है। सर अगर पैसे आने से पहले ही रुक जाए तो मजबूरी है, फिर तो आदमी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो सरकार ने इसके एम्प्लॉयर से कहा इसको 10,000 दो ही मत, इसको दो ही 9,000, इसकी सैलरी में से 1,000 रुपए रोक लो, ठीक है। और फिर अपने पास से 1,200 रुपए और डालो हर महीने, एम्प्लॉयर देगा। और सरकार ने कहा देखो कितने पैसे हो गए, 2,200, हर महीने ये पैसे हमें दे दिया करो। और सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया, पीएफ डिपार्टमेंट। कहा भाई ये इन सारे पैसों को मैनेज करेगा, इन पैसों को इन्वेस्ट करेगा, इन पर प्रॉफिट कमाएगा, और प्रॉफिट कमाकर इस पर हर साल देगा इंटरेस्ट। और फिर धीरे 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 ये पैसे जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, फिर इन पैसों पे मिलेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और धीरे 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 पैसे बढ़ते चले जाएंगे सर, ठीक है ना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड, ये पैसे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। मान लीजिए ये पर्सन हमारे पास 15-18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल काम करके रिटायर हुआ,
और मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेता हूं 30 साल तक सैलरी सेम रही, तो बताइए 30 साल में कितने पैसे आए होंगे? सर एक महीने में 2200, तो एक साल में कितना, इंटू 12 कर दीजिए, 26,400। सर 26,400 तो एक साल के है ना, 30 साल में कितने आए होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दीजिए। सर पैसे आए होंगे 7,92,000। 30 लॉन्ग ईयर्स। मैं ऐसे ही रैंडम बेसिस पर इसका इंटरेस्ट ले लेता हूं, 12,08,000। 30 साल में तो बड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा सर, है ना। रिटायरमेंट के टाइम पर ना इस आदमी को 20 लाख रुपए मिलेंगे, लमसम, इकट्ठे। अब इस 20 लाख की ये कहीं एफडी कराकर उससे मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट कमा सकता है, इसको कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकता है, इससे बिजनेस कर सकता है, कुछ भी खर्चे कर सकता है। इसका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाएगा बेचारे का, है ना। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये सेटअप बनाया, दैट इज कॉल्ड पीएफ, प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना। सर इस प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले देखिए, यहां पर 1,000 रुपए दिए किसने, एम्प्लॉय ने। इसे ना एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ कहते हैं। क्या मतलब, सर पीएफ में लमसम ही मिलता है, वो पेंशन में होता है, एनपीएस में, कि आप चाहें तो मंथली पेंशन रिसीव करना शुरू कर दें उससे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 1,000 रुपए। ये 1,200 रुपए क्या है बताइए, इस 1,200 को कहते हैं एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन। पीएफ। अब इसके ऊपर ना हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आएगा। ये जो हर साल इंटरेस्ट आएगा ना, इसे कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। एवरी ईयर ऑन पीएफ, है ना। और ये 20 लाख क्या है बताइए। सर ये वो पैसे हैं जो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसको मिले, लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कह लीजिए या रिटायरमेंट कह लीजिए, एक ही बात, है ना। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इस पर्टिकुलर पर्सन को हमने अपने पास कुछ पैसे दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्लीज। अब मैं इसकी ना टैक्सेबिलिटी डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी। ठीक है सर, प्रोविडेंट फंड पर अगर टैक्स लगेगा तो कैसे लगेगा। ठीक है, देखिए मैंने 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, मैं इन चारों के बारे में सोचूंगा, टैक्स कैसे लगाएं। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और लमसम अमाउंट। अच्छा इसमें से एक तो ना मैं डिस्कशन से पहले ही कैंसिल करता हूं, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मैं एम्प्लॉय हूं, ये तो मेरे पैसे हैं, मैंने अपने पैसे अपने खाते में जमा कराए, बताइए फायदे की बात है नुकसान की। सर कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरे ही पैसे हैं सर, मैंने अपने पैसे अकाउंट में जमा कराए, तो ये फायदा और नुकसान की बात कहां से आ गई। सर मेरे ही पैसे, मेरा ही खाता, है ना, तो ना इसमें कोई बेनिफिट है ना इसमें कोई लॉस है। ये तो ऐसा है जैसे आपने पैंट की जेब से पैसे निकाल के शर्ट की जेब में रख दिए और इनकम टैक्स वाले आके पूछ रहे हैं बेटा फायदा हुआ नुकसान, है ना। सर मेरे ही पैसे मेरे ही पास है, भाई मेरी जेब में जो पैसा था मैंने खाते में जमा करा दिया सर, इट इज वन एंड द सेम थिंग ना। मैंने अपनी जेब का कैश अपने अकाउंट में जमा करा दिया, ये कोई फायदा थोड़ी हुआ, मेरे ही पैसे मेरे ही अकाउंट में गए, इसमें क्या फायदा। तो देखिए इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन के बारे में तो बात करना बेकार है ना। तो हम पीएफ की टैक्सेबिलिटी में बात करेंगे किसकी, सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की। देखिए ये फायदा है सर, ये फायदा है, ये पैसे मेरे नहीं है फिर भी मेरे खाते में जमा हुआ है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। सर ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आ रहा है पीएफ में, सर ये तो फायदे की बात है ना।
अच्छा सोचिए, जो इंटरेस्ट एक्रूड है ये फायदा है या नहीं है? सर ये भी फायदा है। आपके पीएफ अकाउंट में हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सर इंटरेस्ट का मिलना तो फायदे की बात होती है ना। और तीसरा, लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम पैसे मिले, रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम पैसे मिले। सर ये जो रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम पैसे मिले, बताइए फायदा या नुकसान? ये जो रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम पैसे मिले, ये फायदा है। ठीक है, ऐसे में इन तीनों की टैक्सेबिलिटी देखेंगे, ये तीनों फायदे हैं। मैं ये नहीं कह रहा तीनों पर टैक्स लगा दूंगा, मैं कह रहा हूं आइए सोचते हैं क्या होना चाहिए। ठीक है सर, मैं ये कह रहा था ये जो पीएफ अकाउंट होता है ना, पीएफ, ये तीन तरह का होता है। एक चौथा भी होता है, उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इंप्लॉइज के केस में तीन तरह का होता है। सर पहला होता है एसपीएफ। एसपीएफ मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज का पीएफ काटती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। 2004 से पहले जिन्होंने जॉब ज्वाइन की, गवर्नमेंट उनको जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ के पैसे काटा करते। जीपीएफ सर, जीपीएफ इज बेसिकली स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है मीट पे? हाँ आ रही है सर, अब आ रही है। सर कुछ नेटवर्क चला गया था क्या? हाँ सर सर बस। चल रहा है? अच्छा हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। अच्छा मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉइज का पीएफ काटना चाहे तो वो नहीं काट सकती क्या? काट सकती है। उनका होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। सर ये ना गवर्नमेंट से जाके परमिशन ले लेती है, पीएफ डिपार्टमेंट में जाके अपने आप को रजिस्टर करा लेती है। ठीक है, इनको परमिशन लेनी होती है पीएफ डिपार्टमेंट से, पीएफ कमिश्नर। इनको परमिशन लेनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जब ये दोनों इनको परमिशन दे देते हैं तो ये अपने इंप्लॉइज का पीएफ काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आरपीएफ की ना हर महीने ढेर सारी रिटर्न्स जाती हैं। ठीक है, बहुत कंप्लाइंसेस होती हैं सर। पीएफ डिपार्टमेंट में हर महीने डिटेल सबमिट करनी होती है, मुश्किल काम है। ठीक है, और इस मुश्किल काम में काफी ज्यादा खर्चा होता है। अब एक छोटी कंपनी है, छोटी, उसके बेचारे के एम्प्लॉय ही 3 4 5 एम्प्लॉइज है। उसको भी पता चला पीएफ के बारे में, कहने लगे यार ये तो बहुत बढ़िया काम है, एम्प्लॉइज का बड़ा फायदा हो जाएगा, तो हम भी अपने एम्प्लॉइज का पीएफ काट कर जमा कराना शुरू करते हैं। अब बताइए, एक छोटी कंपनी क्या पीएफ का खर्चा अफोर्ड कर पाएगी? सर मान लीजिए 4 एम्प्लॉइज हैं, 1200 रुपए के हिसाब से पैसे जाते हैं, 4800 रुपए एम्प्लॉयर की जेब से। सीए साहब ने कहा लाओ भाई मैं कर देता हूँ पीएफ की रिटर्न, 5000 रुपए दे देना महीने के। सर इतना तो पीएफ नहीं जाएगा जितने पैसे चले जाएंगे रिटर्न भरने में। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, ये पीएफ में रजिस्ट्रेशन करना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब क्या करें? सर वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। ऐसे में ना हम अपने पास, बजाय इसके कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसे जमा कराएं, एक काम करते हैं ना सर, बैंक में एक आरडी अकाउंट खोल देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हर महीने उसमें थोड़े थोड़े पैसे जाएंगे, और ये पैसा इंप्लॉई को मिलेगा कब? बैंक वालों को कह देंगे रिटायरमेंट के टाइम पर देना, रिटायरमेंट से पहले पैसे देना मत। ठीक है, ऐसे में सोचिए, ये जो पर्टिकुलर अकाउंट हमने बनाया और पीएफ के पैसे डाले, ये क्या है? सर इसे कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड
अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब हमने पीएफ डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली, लेकिन एम्प्लॉइज का पीएफ का पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए सर, ये जो तीनों पैसे अभी हमने बात की ना, इनकी टैक्सेबिलिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी सर, जी सर, करती थी, अब नहीं करती, अब तो जीपीएफ होता ही नहीं ना। 12%। सर एनपीएस में पहले 10 था, अब उसको सरकार ने बढ़ा के 14 कर दिया। नहीं 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 सर, वो आपकी सैलरी का 12%, बेसिक सैलरी का 12% करती थी गवर्नमेंट। आप चाहे जितना जमा करा दें, 10 मिनिमम होता था, आप 50% करा दें, आपकी मर्जी। भाई एक पर्सन को लगा कि यार मेरी इनकम काफी ज्यादा है, खर्चे मेरे कम है, तो वो पीएफ में ज्यादा ज्यादा भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर देते हैं। सर पीएफ में रिटर्न्स बड़े अच्छे होते हैं, एनुअली होते हैं सर। तो एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ। सर एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किसके लिए होता है? सरकारी बंदे के लिए होता है, सरकारी एम्प्लॉइज के लिए होता है। और गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एग्जम्पशन का बेनिफिट अपने खुद के एम्प्लॉइज को देती है। तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर, जब हम इसमें पैसे जमा कराएंगे ना, तो ये पैसे एग्जम्प्ट होंगे, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या होगा? एग्जम्प्ट। सर इंटरेस्ट एक्रूड एवरी ईयर ऑन पीएफ, ये भी एग्जम्प्ट है। और जब ये पैसे लमसम में मिलेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा सर तो भी एग्जम्प्ट, इस पर टैक्स ही नहीं लगाएंगे। एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, एसपीएफ के पैसे। जी सर, जी जी जी, वही पैसे हैं। नहीं सर, ये मतलब कैसे हुआ सर? पहले जो इंटरेस्ट एक्टिवेट हो गया था और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया, ऑलरेडी एक दिन हो गया, तो वही भी लेके तो लमसम अकाउंट। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपको मिले, जब आपका ये एक्रू उस टाइम एग्जाम कर दे और मिलते टाइम टैक्स लगा दे। भाई जब पैसे डालेगा हमने कहा अभी टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन जब मिलेंगे तो हमने कहा अब लगाएंगे। यस सर, गवर्नमेंट जब एग्जाम्पशन देती है ना, कुछ स्कीम्स होती हैं, ई ई ई स्कीम। ई क्या होता है? एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। क्या मतलब? आप इस स्कीम में पैसा डालिए, पैसा डालते टाइम एग्जम्प्ट, जब इस पर इंटरेस्ट मिलेगा एग्जम्प्ट, जब मैच्योरिटी के टाइम पर आपको मिलेंगे तो भी एग्जम्प्ट। ठीक है, पीपीएफ के जैसा। एक होती है, जी सर, जैसे पीपीएफ होता है, एक होती है ईईटी स्कीम, जब आप पैसा डालेंगे एग्जम्प्ट, जब इंटरेस्ट मिलेगा एग्जम्प्ट, लेकिन जब मैच्योरिटी पर आपको ये पैसे मिलेंगे तो टैक्स लगा देंगे। ठीक है ना, यहां पे एग्जम्प्ट नहीं होगा, यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये तो अलग अलग स्कीम्स हैं सरकार की, है ना। तो मुद्दा ये है कि ये जो एसपीएफ है, जब पैसा डलेगा एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट मिलेगा एग्जम्प्ट, मैच्योरिटी पर एग्जम्प्ट। ठीक है, अब सर आरपीएफ, आरपीएफ कौन जमा कराता है? एम्प्लॉयर, प्राइवेट एम्प्लॉयर, प्राइवेट, सरकारी नहीं। गवर्नमेंट कहती है सर जब इसमें पैसे जमा होंगे तो ये एग्जम्प्ट होंगे अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी के 12% तक एग्जम्प्ट, उसके ऊपर टैक्स। सैलरी के 12% तक एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगा अप टू 12% ऑफ सैलरी।
और बताइए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा? सर वही हमारा पुराना मीनिंग होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। सर इंटरेस्ट का क्या होगा? ये एग्जम्प्ट होगा अप टू 9.5% पर एनम। 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर मिला तो टैक्सेबल है। मान लीजिए पीएफ अकाउंट में 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% एग्जम्प्ट हो जाएगा, 5.5% टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर 13% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% एग्जम्प्ट हो जाएगा, 3.5% टैक्सेबल हो जाएगा। सर मेरा एम्प्लॉयर मेरे पीएफ अकाउंट में 20% ऑफ सैलरी जमा कराता है तो 12% एग्जम्प्ट हो जाएगा, 8% टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब लमसम पैसे मिलेंगे तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे। सर ऊपर टैक्स लग तो गया, बार बार क्यों लगाएंगे? ठीक है, हाँ लेकिन एक खास बात, ऊपर टैक्स लगते हुए छूट मिली है, थोड़ी छूट दे दी, थोड़े पे टैक्स लगा दिया, लग गया ना। हमने कहा बस जो होना था ऊपर हो चुका, नाउ इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। ठीक है सर, मैंने जब पैसे जमा कराए तो टैक्स लग गया, जब मुझे इंटरेस्ट मिला तो भी टैक्स लग गया। अब वही पैसे तो मुझे वापस मिल रहे हैं, दोबारा टैक्स थोड़ी ले लेंगे। एक इनकम पर दो बार टैक्स कैसे लग सकता है ना? सर मेजर बेनिफिट है। कैसे? जब पैसे जमा कराए तो एम्प्लॉयर के पैसे 12% तक एग्जाम किए थे, बैलेंस पे टैक्स लगाया था ना। सर एम्प्लॉयर 12 से ज्यादा देता ही नहीं, वो देता ही 12 है। मेरा एम्प्लॉयर 20% देगा तो टैक्स लगेगा ना, देगा ही नहीं 20। पीएफ एक्ट कहता है 12% देना मैंडेटरी है, तो वो 12 ही देता है बस, उसके ऊपर देता ही नहीं। सर पीएफ डिपॉजिट पर 9.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट अगर मिला तो टैक्स लगाएंगे ना। सर मिलता ही नहीं। पीएफ एक्ट तो 7.5% का, पीएफ डिपार्टमेंट तो 7.5% का इंटरेस्ट देता है। ठीक है, वो देते ही 7.5 है। अब यहाँ की लिमिट 9.5 है, वो अलग बात है ना? तो उनका पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। हाँ लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, क्या 9.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट हो सकता है? हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सर मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक अपने एम्प्लॉइज का पीएफ काट रहा है, तो वो पीएफ डिपार्टमेंट के पास जमा कराएगा? अरे दुनिया का पैसा उनके पास आता है सर, पब्लिक उनके पास जमा करा रही है, उनसे कहूं पीएफ डिपार्टमेंट में जाके जमा कराओ, उन्होंने कहा क्यों कराएं, हम तो अपने पैसे अपने पास रखना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने कहा सर हम ये फंड खुद मैनेज करना चाहते हैं। कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, प्राइवेट पीएफ फंड्स भी होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने पास ये पैसा इन्वेस्ट किया और इससे इतना जबरदस्त प्रॉफिट कमाया कि 16% पर एनम के रिटर्न आ गए, उन्होंने दे दिया अपने एम्प्लॉइज को, तो 9.5% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट लमसम जब मिलेगा तो लमसम फुल्ली एग्जाम्प्ट है, लमसम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। आगे देखिए यूआरपीएफ। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये क्या है? ये वो पैसे हैं जिसको जमा कराने के लिए हमने परमिशन ली ही नहीं, जाके जमा करा दिया। ठीक है, अब बताइए इस पे टैक्स लगा दूं? सर कैसे लगाएंगे, हमें तो पता ही नहीं। भाई एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए आरडी अकाउंट खोल दिया, इनकम टैक्स से तो परमिशन ली ही नहीं ना, कुछ बताया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो इस पर भी टैक्स कैसे लगाओ? हमने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, जो काम कर ही नहीं सकते उसकी बात ही क्यों करनी है, हमने कहा लो एग्जाम्प्ट। जब इस पर इंटरेस्ट मिला तो भी हमें क्या पता सर कहां किसको कितना कैसे इंटरेस्ट मिला, हमने कहा ये लो ये भी एग्जाम्प्ट। लेकिन अब जब मेच्योरिटी के टाइम पर पैसे मिलेंगे तो अब तो खाते में पैसे आएंगे ना, हमने कहा बेटा अब आ जाओ तुम, अब लगाएंगे इस पे टैक्स, फुल्ली टैक्सेबल। अब ये पैसे पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे, 1 रुपए की छूट नहीं मिलेगी अब। सही बात है सर, बहुत नुकसान हो जाएगा, बड़ा हैवी टैक्स हो जाएगा सर, क्योंकि देखिए मेच्योरिटी के टाइम पर पैसे मिलते भी ज्यादा है ना? लमसम पैसा मिला इकट्ठा ढेर सारा, और ढेर सारे पैसों पे ढेर सारा टैक्स, है ना?
तो अब इस पे टैक्स लगाएं कैसे? सर मैं बताता हूं, सुनिए प्लीज। इनकम टैक्स क्या कहता है, देखिए ये जो पैसा मिलेगा ना, अब इसको दो भागों में बांटा जाएगा। ऐसे टैक्स नहीं लगाएंगे कि बस टैक्स लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। इसमें ना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, इसको अलग निकालेंगे। और इस पर इंटरेस्ट भी तो आ रहा होगा, उसको अलग निकालेंगे। सर जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, कौन सा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन? देखिए मैं दिखाता हूं, ये अभी तो समझाया था मैंने आपको। सर ये देखिए, 1000 रुपए एम्प्लॉय ने दिए थे, 1200 रुपए एम्प्लॉयर ने, 2200 रुपए ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था पर मंथ। इसके पैसे अलग निकाली। सर लेकिन इस 2200 के तो दो हिस्से थे, एम्प्लॉय का अलग था, एम्प्लॉयर का अलग था, है ना? तो इसको दो पार्ट्स में बांटिए, इस ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन को दो पार्ट्स में बांटिए। एक होगा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, और दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, जब पैसे अलग अलग हैं तो इंटरेस्ट भी तो अलग अलग होगा। इस इंटरेस्ट को भी दो भागों में बांटिए। सर एक है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट अलग, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट अलग। आप जरा ध्यान से देखिए प्लीज। सर ये जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, इस पे टैक्स लगा दो। सर ये तो मेरे अपने पैसे थे, मैंने अपने खाते में जमा कराए थे, अब जब मैच्योरिटी पर मिलेंगे तो इस पर टैक्स लग जाएगा? नहीं सर नहीं। तो क्या करूं, एग्जाम कर दूं? हाँ जी, एग्जाम कर दें इसको। सर एग्जाम क्या होता है? इनकम होती है। ये तो इनकम ही नहीं है, एग्जाम्शन किस बात की? तो ध्यान से देखिए प्लीज, नॉट ट्रीटेड एज इनकम। सर ये इनकम थोड़ी है, मैंने एटीएम से जाकर पैसे निकाले, इनकम हो गई? सर ये तो मेरे अपने पैसे हैं, इनकम किस बात की? इनकम तो तब हुई थी जब पैसे कमाए थे, बैंक से निकालना इनकम थोड़ी होता है। सर जब सैलरी आपके खाते में क्रेडिट होती है वो होती है इनकम। आपने जाकर सैलरी अकाउंट से निकाली, ये इनकम नहीं होती। सर इनकम तो सैलरी कमाने पर हो गई, अब तो आपने अपनी कमाई हुई इनकम बैंक से निकाली है, तो ये तो मेरे ही पैसे थे, मैंने अपने ही पैसे निकाले हैं, ये कोई इनकम इनकम नहीं है। अब इधर देखिए प्लीज। सर जब ये अलग किया होगा तो टैक्स लग चुका होगा। यस सर, हमारी ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल होती है, ये 1 मिनट में बताने वाला हूं। हाँ जी, आगे सुनिए प्लीज। सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये पैसे किसके हैं? ये वो हैं जो एम्प्लॉयर ने दिए थे। एम्प्लॉयर ने, किसने दिए थे? एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर के दिए हुए पैसे और एम्प्लॉयर के पैसों का इंटरेस्ट। सर ये एम्प्लॉयर का था, उसने दे दिया एम्प्लॉय को, हमने कहा इस पर टैक्स लगाएंगे अंडर द हेड सैलरी। सर देखिए एक बात सुनिए प्लीज, मैंने बैंक में जाकर एफडी कराई, तो पैसे बताइए किसके? मेरे। उस एफडी का इंटरेस्ट किसका? वो भी मेरा। सर ये एम्प्लॉयर के पैसे हैं, एम्प्लॉयर के पैसों का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी तो एम्प्लॉयर का हुआ ना। मैंने ये सारे पैसे अपने एम्प्लॉय को दे दिए, मैंने कहा बेटा एम्प्लॉय तुम रख लो यार, पूरे पैसे रख लो, ओरिजिनल प्रिंसिपल भी रख लो, इंटरेस्ट भी रख लो। तो ये तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, उस पर सैलरी में टैक्स लगाएंगे। ठीक है ना? आगे सुनिए प्लीज। सर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन
एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन, सर ये वो पैसे हैं जो एम्प्लॉई के पैसे थे, एम्प्लॉई के पैसों का इंटरेस्ट, इसे सैलरी में टैक्सेबल कर दो। सर यहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो है ही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट कहता है इसको टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सर हमें ना इन चारों का ब्रेकअप दिया होगा, हमें चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में सर जो एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट होता है ना, उसमें इनका ब्रेकअप होता है, ठीक है, फुल ब्रेकअप इज अवेलेबल, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। सर एक छोटी सी बात समझ लीजिए जरा प्लीज, एक एम्प्लॉय है, उसे सैलरी मिल रही है, कोई भी अमाउंट है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं 50,000 रुपए महीना। अब इसमें से कुछ पीएफ का कंट्रीब्यूशन कटा, ये पीएफ में डालता है कितने पैसे, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, 10,000 रुपए डालता है सर, और जो बैलेंस अमाउंट है ना वो घर लेके जाता है। बैलेंस कितना बचा, 40,000 रुपए। अब बताइए क्या हम टैक्स 40,000 पे लगाएंगे, नहीं सर, ये जो ग्रॉस अमाउंट होता है ना, बिफोर पीएफ कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल सैलरी, ये है टैक्सेबल सैलरी, ठीक है ना। तो हम जो कंट्रीब्यूशन पीएफ का दे रहे हैं वो टैक्स देने के बाद दे रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब मैच्योरिटी पर ये पैसे मिले तो हमने टैक्स नहीं लगाया, मैच्योरिटी पर पैसे मिलेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, दे चुका ना पहले ही टैक्स, अब दोबारा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो इस तरह से हमारे पास पीएफ कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को हमने अपने पास टैक्सेबल नहीं किया। अच्छा एक छोटी सी बात और समझ लीजिए सर, सर एक ना एक और भी टाइप का अकाउंट होता है पीएफ का, उसे कहते हैं पीपीएफ। पीपीएफ क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या होता है, सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब सर मैं भी पीएफ में पैसे जमा कराना चाहता हूं, बताइए एसपीएफ में कराऊं, आरपीएफ में, यूआरपीएफ में। सर मैं तीनों में से किसी में भी नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, सर मैं जॉब ही नहीं करता। बिल्कुल सही कहा सर, पहली बात तो मेरा जॉब करना जरूरी है, मैं जॉब ही नहीं करता। और सिर्फ जॉब करना काफी नहीं है सर, जॉब करने के अलावा भी तो सुनिए सर, मेरा एम्प्लॉयर कौन है, वो कहां रजिस्टर्ड है, इस पर डिपेंड करेगा ना। सर अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो एसपीएफ जाएगा, अगर मैं प्राइवेट जॉब में हूं तो प्राइवेट जॉब में देखना पड़ेगा मैं जॉब कहां करता हूं, किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता हूं तो आरपीएफ, और अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है, किसी दुकान दुकान पे लगा हुआ हूं मैं तो सर फिर शायद यूआरपीएफ में पैसे जाते हो। ऐसा भी होता है, लालच गए भाई हमें नहीं पता पीएफ वीएफ, ये है सैलरी, काम करना है करो नहीं तो भाग जाओ, है ना। सर मैं थोड़ी फोर्स कर पाऊंगा अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर बताएगा पीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लॉ बताएगा पीएफ है ना। सर अब सोचिए, मैं एसपीएफ आरपीएफ यूआरपीएफ को तो कंट्रोल कर नहीं सकता, अब मैं जॉब ही नहीं करता सर, तो मैं भी चाहता हूं पीएफ पे पैसे जमा कराना, बड़ी अच्छी स्कीम है, तो क्या करूं सर, ऐसे में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया पीपीएफ। कोई भी आदमी हो, सैलरीड हो या नॉन सैलरीड, फर्क नहीं पड़ता, वो बैंक में जाए, बैंक, और बैंक में जाकर खाता खोल ले पीपीएफ का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर पुराने जमाने में ना सिर्फ नेशनलाइज बैंक्स ही पीपीएफ का खाता खोलते थे, अब प्राइवेट भी खोलने लगे हैं, ठीक है। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कौन खोलना चाहता है। मुद्दा ये है कि ये जो पीएफ के पैसे हमने जमा कराए पीपीएफ में, सर इसमें ना कोई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सर मेरा कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कहां से करेगा,
है ना। तो बस जितने पैसे मैं जमा कराऊंगा सिर्फ वही होगा इसमें। तो फायदा क्या होगा सर, बड़ा फायदा होगा। पहली बात सर, इस पर ना इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। आप बैंक में एफडी कराने के लिए जाइए, 6-6.5% का इंटरेस्ट। पीपीएफ में सर 7-7.5% का इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात सर, कुछ बैंक्स तो 8% का इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं। तो उसमें कराऊं या पीपीएफ में? सर अभी भी पीपीएफ बढ़िया है। बैंक की एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। सर मैं 30% स्लैब में आता हूं तो मुझे तो 30% टैक्स देना पड़ जाएगा, है ना। अगर मैं 25 में आता हूं तो 25% देना पड़ जाएगा। सर पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है ना फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो पीपीएफ का इंटरेस्ट फुल्ली एग्जम्प्ट, इस पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो सर पीपीएफ, पहली बात इस पर आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, ये इंटरेस्ट फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। सर कंट्रीब्यूशन पे भी एग्जम्प्ट है, मैच्योरिटी पर भी एग्जम्प्ट है। ठीक है। और एक और बहुत फायदा था इसका सर, इसमें 80C की डिडक्शन भी मिलती थी। यस, 1.5 लाख रुपए तक। अगर आप ओल्ड रिजीम में आते हैं तो आप पीपीएफ में पैसे जमा करा के 80C की छूट ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही सर, ऐसे ही इधर देखिए प्लीज, यहां भी ले सकते हैं। एसपीएफ और आरपीएफ के केस में जितना भी इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, एसपीएफ और आरपीएफ, सर बेटा मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया था सर, ग्रुप पे मिल गया। इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इस पर आपको 80C की छूट मिल सकती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो सर जो भी पैसे आपने जमा कराए हैं इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, किसमें? एसपीएफ में, आरपीएफ में, यूआरपीएफ में नहीं। यूआरपीएफ में नहीं सर, यूआरपीएफ हमसे परमिशन लेके बनाए ही नहीं है, हम क्यों छूट दें? सर वो तो हमारी परमिशन से बना ही नहीं ना। एसपीएफ और आरपीएफ हमारी परमिशन से बना है, उस पर छूट दी जाएगी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? तो इस तरह से हमारे पास ये बात हो गई किसकी? पीएफ की। पीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। ठीक है। एसपीएफ एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, आरपीएफ टैक्सेबल हो जाता है एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है। बाद में उसके बाद जब उसमें मैच्योरिटी पर पैसे मिलेंगे तो वो एग्जम्प्ट है। ठीक है। और हमारे पास यूआरपीएफ सर कंट्रीब्यूशन के टाइम पर एग्जम्प्ट होता है, इंटरेस्ट एक्रूवल के टाइम पर एग्जम्प्ट होता है, उसके बाद जब मैच्योरिटी के टाइम पर पैसे मिलेंगे तो उस पर फुल्ली टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? सर एक छोटी सी बात बस, फिर अगले कंसेप्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे इसका। मैं कह रहा था एक बात बता दीजिए, ये यूआरपीएफ के पैसे जब मिले तो एग्जाम थे या टैक्सेबल? सर यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन डाला, बताइए एग्जाम है टैक्सेबल है? सर टैक्सेबल। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, ये देखिए प्लीज, हमने क्या करा है? एग्जम्प्ट। इस पर जो इंटरेस्ट मिला उसको भी क्या करा? एग्जम्प्ट। सर एग्जाम क्यों करा बताइए? जी सर बताइए, ये इंटरेस्ट क्यों एग्जम्प्ट है? क्योंकि सर हमें पता ही नहीं है कहाँ जमा कर हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं है। सर मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था। सर आप ना मुझे अपना पैन नंबर बताइए, आप मुझे ई पोर्टल पर लॉगिन का पासवर्ड बताइए, या मुझे मत बताइए, आप खुद ही लॉगिन करके देख लीजिए और वहां पे अपना एआईएस डाउनलोड कीजिए। ठीक है। सर मैं बता दूंगा, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं, मेरे पास कोई स्पेशल एक्सेस थोड़ी है अकाउंट्स का। मैं उन बातों के बारे में बात कर रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है। सर मैं बता दूंगा आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, कौन से बैंक में कितना। ठीक है। 2 रुपए का भी डिविडेंड आया है ना सर, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है। सर
ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं होता। हाँ, कभी किसी जमाने में ये प्रॉब्लम थी, अब नहीं है, तो फिर इसको एग्जम्प्ट क्यों कर रहे हैं? सर मैं बताता हूँ इसका ये रियल रियलाइज नहीं हो सर रियलाइज नहीं हुआ देखिए इसके। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ना, हम जब सैलरी पे टैक्स लगाते हैं तो सैलरी पता है कब टैक्सेबल होती है? सैलरी टैक्सेबल होती है ऑन ड्यू बेसिस। सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है बताइए? ड्यू बेसिस पे। ड्यू याद है, पहली क्लास में डिस्कस किया था। इनकम अंडर द हेड सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस। सर याद आ रहा है? सर एक होता है ड्यू, एक होता है एक्रूड। एक ही बात है, अलग अलग है। फिर तो आगे बताया है, आगे मिलता है, आगे और ड्यू सर मैं बताता हूं, देखिए पहली बात, सर देखिए हमें सब पता होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता है किसको कितना इंटरेस्ट मिला। दूसरी बात, अगर नहीं पता, चलिए नहीं पता, तो लॉ ये कब कहता है हमें पता होना चाहिए? सर मैं हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे पता हो या ना पता हो, असेसी को तो पता है। इनकम की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? असेसी की। सर रिटर्न असेसी फाइल करता है, उसमें वो आकर बताता है सर मेरी इतनी इनकम हुई, है ना? ऐसा थोड़ी है मुझे नहीं पता तो उसको भी नहीं पता, उसको तो पता है, उसको बताना चाहिए था, उसने बताया क्यों नहीं? ठीक है सर, इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने एग्जम्प्ट कर दिया। और एग्जाम क्यों कर दिया, उसका रियल रीजन सुनिए। सर एक होता है एक्रूड, एक होता है ड्यू। एक्रूड का मतलब पता है क्या होता है इंग्लिश में? व्हेन द राइट टू रिसीव पेमेंट अराइजेस। मेरे पास राइट है पैसे लेने का, ठीक है, मेरे पास राइट है पैसे लेने का। और ड्यू किसे कहते हैं? सर ये दोनों इनकम की बात चल रही है, ये मत सोचिएगा बिल्कुल ड्यू मतलब एक्सपेंस, एक्रूड मतलब इनकम, ऐसा नहीं होता सर। एक्रूड भी इनकम है, ड्यू भी इनकम है। ड्यू किसे कहते हैं? सर व्हेन द राइट टू एनफोर्स पेमेंट अराइजेस। एनफोर्स, सर जब पैसे लेने का राइट आ जाए उसे कहते हैं एक्रूड, ठीक है? तो पैसे लेने का राइट आ गया तो पैसे कमा लिए क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सर आज क्या डेट है बताइए? आज है 19 अगस्त, ठीक है? अगस्त स्टार्ट हुए 19 दिन हो चुके। 19 दिन से आप काम कर रहे हैं सर, ठीक है? बताइए क्या आप 19 दिन की सैलरी मांग सकते हैं डीडीओ साहब से? बताइए, छुट्टी के टाइम डीडीओ साहब के पास जाएं, कहेंगे भाई 19 दिन की सैलरी क्रेडिट कर दो, वो कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, क्यों? हाँ, पहले तो पूछेंगे बेटा नए आए हो क्या? हाँ ठीक है, हाँ नए को भी पता होती है ये बात तो। नहीं नहीं सर, उसमें मिला था, लेकिन पता है कब मिला था? सर मंथ एंड के बाद, है ना? सर सुनिए प्लीज, सर आप लोग 19 दिन के पैसे कमा चुके हैं, लेकिन आप मांग नहीं सकते। आपने ये सैलरी अर्न कर ली, लेकिन इसका पेमेंट एनफोर्स नहीं कर सकते। सर ये ना एक्रूड है, एक्रूड, एक्रू हो चुकी, आप मांग नहीं सकते, ठीक है? सर मांग कब पाएंगे? मांग पाएंगे 31 अगस्त को। और अब तो मांगने की जरूरत ही नहीं होती सर, ऑटोमेटिकली अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है ना? सर आपको ये सैलरी 31 को काम करने के बाद लेने का अधिकार है। तो पता है अगस्त की सैलरी कब मिलेगी? सर वैसे मिलनी चाहिए 1 सितंबर को,
आज जल्दी जाती है वो अलग बात है। सर महीना पूरा होने के बाद पैसे होते हैं, जब आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपकी सैलरी आप मांग पाएंगे, इसे कहते हैं ड्यू। सर आपकी अगस्त की सैलरी पता है ड्यू कब होती है? 1 सितंबर। हाँ, खाते में पैसे पहले आ जाते हैं वो मैटर अलग है, ठीक है। 31 अगस्त की शाम में खाते में सैलरी आ गई, ये अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन पैसे लेने की डेट क्या है वैसे? सर नेक्स्ट मंथ की 1। मैं ये बता रहा था कि ड्यू का मतलब होता है जब आप पैसे मांग पाए, एक्रूड, मैंने अर्न तो कर लिया, बट कुड नॉट एनफोर्स द पेमेंट। सर कमा तो लिया, मांग नहीं सकता, ठीक है। हर एक दिन जिसमें आप काम करते हैं, एक दिन की सैलरी आप कमा लेते हैं। सर सैलरी तो पूरे महीने की होती है ना, ठीक है। लेकिन आप क्या ऐसा कह सकते हैं हर दिन की सैलरी शाम को दे दो? ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सर मैं ये बता रहा था कि ड्यू जो होती है ना, ड्यू वो इनकम होती है जो अर्न तो कर ली, पेमेंट कैन ऑल्सो बी एनफोर्स्ड। वो पैसे जो मैंने कमा लिए और कमाने के साथ साथ सर मैं मांगने का अधिकार भी रखता हूं, मांगने का अधिकार भी रखता हूं। सर मैंने एक बैंक में जाकर एफडी कराई 10 लाख रुपए की। बैंक ने कहा जी ऐसा है, आपको इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना 9% पर एनम का मिलेगा, हर महीने 7500 रुपए आपकी एफडी खाते में जुड़ते जाएंगे। लेकिन ये एफडी 12 महीने की है, तो आप ये पैसे मांग कब पाएंगे? जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सर जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे, ठीक है, उससे पहले मैं ये पैसा मांग ही नहीं सकता बैंक से। बैंक ने कहा ये पैसा फिक्स्ड है, फिक्स्ड, ठीक है। तो सोचिए सर जनवरी में खाते में पैसा रिफ्लेक्ट होने लगा, निकाल नहीं सकता। सर एक और भी होती है, एक एमआईएस स्कीम होती है, उसमें मंथली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता रहता है, वो आपके खाते में आ गया, आप निकाल के खा जाइए। मैं विड्रॉ कर सकता हूं, है ना, ये विड्रॉ नहीं कर सकता। सर ये एक्रूड तो है, ड्यू नहीं है, ठीक है। सर मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होती है, एक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। सर जो यूआरपीएफ के पैसे हैं ना, यूआरपीएफ के, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये एक्रू तो हो गए लेकिन ड्यू हुए ही नहीं। एक्रू तो हो गए, ड्यू नहीं हुए। तो जब ड्यू हुए ही नहीं तो आप इस पर टैक्स लगा देंगे? सर सैलरी के लिए या तो वो ड्यू होनी चाहिए या रिसीव, ना तो ये ड्यू है ना ये रिसीव्ड है, इसलिए इस पे टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है। तो इस पे टैक्स कब लगेगा? जब ये पैसे मिलेंगे, और मिलेंगे कब? रिटायरमेंट के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सर तभी ये पैसे ड्यू होंगे और तभी ये पैसे रिसीव होंगे, इसलिए इस पे टैक्स कब लगेगा? रिटायरमेंट के टाइम पे लगेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सर सेम कंसेप्ट है इंटरेस्ट के ऊपर भी। इंटरेस्ट ना भी ड्यू हुआ ना भी रिसीव हुआ, ड्यू कब होगा? रिटायरमेंट के टाइम पर। रिसीव कब होगा? रिटायरमेंट के टाइम पर। तो टैक्स भी कब लगेगा? रिटायरमेंट के टाइम पर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये आरपीएफ और यूआरपीएफ है, दोनों का इंटरेस्ट रेट में बात नहीं करता होगा। पता है
सर देखिए, इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है पैसे कहाँ जमा होंगे, है ना। सर आरपीएफ में अगर आप पैसे जमा करा रहे हैं तो आप वो पीएफ डिपार्टमेंट के पास भी जमा करा सकते हैं, वहां पर इंटरेस्ट वो मिलेगा जो सरकार तय करेगी। ऐसा भी हो सकता है आप एक प्राइवेट पीएफ फंड बनाएं और आप कहें इसको मैं इन्वेस्ट करके पैसे कमाऊंगा, उससे इंटरेस्ट दूंगा। सर अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे? सर ये तो हर पर्सन के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है ना। मान लीजिए कोई बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, वो 15% के रिटर्न निकाल लेता है साल के और अपने एम्प्लॉइज को 15% का इंटरेस्ट दे देता है ना। तो ये तो आरपीएफ में भी अलग अलग हो सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जी सर, यस यस यस, एम्प्लॉयर ने पीएफ को कैसे मैनेज किया है, आरपीएफ हो यूआरपीएफ हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। खैर, मैं ये बता रहा था कि सर यूआरपीएफ पर कंट्रीब्यूशन का टाइम पे टैक्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि ना ये ड्यू हुआ ना ये रिसीव। इसके इंटरेस्ट पर एक्रूअल के टाइम पे टैक्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि ना ये ड्यू हुआ ना ये रिसीव, है ना। मैच्योरिटी के टाइम पर ये ड्यू हो गया, मिल गया, अब इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। सब पॉइंट क्लियर है? सर ये एक्चुअल प्रोविजन था, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, पहले तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, ये सच है, ठीक है, ये प्रोविजन ऑफ द लॉ है। तो अब मेरा एक दूसरा सवाल पूछूं, सर अगर यूआरपीएफ में ऐसा हो रहा था कि जी अभी ना ये ड्यू हुआ ना रिसीव तो टैक्स नहीं लगाएंगे, तो आरपीएफ में क्यों लगाया? आरपीएफ में हमने कहा था 12% तक एग्जम्प्ट है, बैलेंस पे टैक्स, तो टैक्स आप लगा कैसे लेंगे? ना ये ड्यू है ना ये रिसीव है, भाई ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ तो टैक्स कैसे मांग लिया? सर जो लॉजिक यूआरपीएफ पे है वही लॉजिक तो आरपीएफ पर भी है, बात तो एक ही है, अकाउंट का नेचर अलग अलग है, वो ठीक है। सर इनकम का नेचर तो सेम है, इंटरेस्ट का नेचर तो सेम है। इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम करके बैलेंस पे टैक्स मांगा क्यों? मांगते रिटायरमेंट के टाइम पर, अभी क्यों मांगा? तो सर मैं बताता हूं, इनकम टैक्स का है ना एक सेक्शन है सर, सेक्शन 7, ये है इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो इनकम जो मान ली जाएगी कि आपने रिसीव कर ली, मान लिया जाएगा, पैसे मिल गए, ठीक है। सर इनकम टैक्स में ना कई डीमिंग फिक्शंस होते हैं, डीमिंग फिक्शंस, डीमिंग फिक्शंस, फिक्शन किसे कहते हैं? सर फिक्शन मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी फिक्शंस। डीमिंग फिक्शन वो फिक्शन होते हैं जिसको हम सच मान लेते हैं, ठीक है। सर हम तो कई चीजें सच मान लेते हैं, जैसे जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवीज के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं फिक्शनल होती हैं, हमें लगता है सच है ना। हैरी पॉटर झाड़ू में बैठे हुए उड़ते हुए जा रहे हैं, जा थोड़ी रहे हैं सच में, हमें लग रहा है जा रहे हैं, है ना। और कई बार देखिए मूवीज देखते हुए कितना एक्साइटमेंट हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है सच में हो रहा है, सच में नहीं हो रहा होता, ठीक है। सर ऐसे ही कुछ फिक्शंस हैं जिनको लॉ कह रहा है। सर देखिए मेरे मानने में और लॉ के मानने में जमीन आसमान का फर्क है। लॉ ये कह रहा है हम मान लेंगे, ये हो गया डीमिंग फिक्शन, एज्यूम्ड टू बी ट्रू। सर डीमिंग फिक्शन मतलब एज्यूम्ड टू बी ट्रू, मान लिया जाएगा, सच में ऐसा हो गया, मान लिया जाएगा। अब मान लिया जाएगा तो बस मान लिया जाएगा, सर लॉ ने मान लिया तो मुझे भी मानना है। तो लॉ ये कह रहा है हम मान लेंगे कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ in excess of 12% ऑफ सैलरी इंप्लॉय को मिल गया। सर इनकम्स डीम्ड टू बी रिसीव्ड, हमने कहा मान लेंगे ये पैसे मिल गए, क्या मानेंगे?
अगर सैलरी में पीएफ में आरपीएफ में 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया तो हम मान लेंगे मिल गया। ठीक है सर, मान लेंगे ना, तो हमने मान लिया और टैक्स लगा दिया। बताइए, इंप्लॉय के लिए फायदे की बात है नुकसान की? जबरदस्त फायदा है सर, जबरदस्त फायदा। सर थोड़े थोड़े पैसों पर हाथ के हाथ टैक्स लग जाए और बाद में मेच्योरिटी के टाइम पर जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे 20, 30, 50 लाख रुपए, उस टाइम पर एग्जाम्प्ट। कितने फायदे की बात है। और क्या पता 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन हो ही ना रहा हो तो पूरे पैसे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, है ना। आरपीएफ में मेजर बेनिफिट है ये एम्प्लॉय के। सर इसी तरह से देखिए प्लीज, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ अकाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। 9.5% से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट मिला, हम ये मान लेंगे कि ये इनकम रिसीव हो गई है। ठीक है, इस इनकम को क्या मान लिया जाएगा कि ये इनकम रिसीव हो गई है। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इसी तरह से एक और कंसेप्ट होता है जो आपके केस में सभी में अप्लाई होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। सर एनपीएस में जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसे आपकी इनकम मान लिया जाता है। ठीक है, तो आपके केस में जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सैलरी में जुड़ता है। सर आप देखिएगा फॉर्म 16 अगली बार जब मिले ध्यान से, या अभी मिला होगा अभी हाल फिलहाल में, तो देखिएगा सर उसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस जुड़ा हुआ होता है ग्रॉस सैलरी में, और बाद में उसकी डिडक्शन मिलती है 80 सीसीडी 2 में। और ये डिडक्शन ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में अवेलेबल है। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की, इंप्लॉय की नहीं, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की। सर आपकी इनकम के अंदर जो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो जुड़ता है ना सर, आपको पैसे तो नहीं मिले, इनकम टैक्स का कोई बात नहीं। अभी उसको जोड़ने का फायदा क्या है? अभी जोड़ने का फायदा ये है, मेच्योरिटी पर जब मिलेगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर अभी नहीं जोड़ा जाता तो जब आपको मेच्योरिटी पर पैसे मिलते ना, फुल अमाउंट पर टैक्स देना पड़ जाता। ठीक है, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ टू एनपीएस, सॉरी एनपीएस, इसको इनकम मान लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब कंट्रीब्यूशन करेंगे ना तब इनकम मान लिया जाएगा। तो मेच्योरिटी के टाइम पर जब मिलेगा तो फिर उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर अगर आप मेच्योरिटी पर लमसम रिसीव कर ले तो सैलरी जो आ रही है गवर्नमेंट जो 14% हो रहा है सर, सर एक्चुअली ना देखिए, यहां हमने ये कहा है सेक्शन 7 में, सर सेक्शन 60% 7 ये एग्जाम कह रहा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को इनकम मान लेंगे। फिर एक सेक्शन है 80 सीसीडी 2, वो ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है ना, एनपीएस का अप टू 14% ऑफ सैलरी, आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है सर, एम्प्लॉयर 14% से ज्यादा कंट्रीब्यूट ही नहीं करता। सरकार देती ही 14% है, 14% देती है, 14 की ही छूट मिल जाती है। तो बताइए टैक्सेबल कितना? यस सर, देखिए गवर्नमेंट के केस में तो होगा नहीं, है ना। मान लीजिए कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर है वो दे रहा है, तो फिर उस केस में उसको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन मिलने के बाद बैलेंस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। लेकिन सर छूट तो मिली ना, बैलेंस पर ही तो टैक्स देना पड़ा ना। अब जब ये पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा तो ये पैसे एग्जम्प्ट हो जाएंगे।
1.5 लाख का जो सर लिमिट है उसमें नहीं नहीं सर, 80 सीसी D2 1.5 लाख की लिमिट में नहीं है। सर एनपीएस का जी सर। पैसा सर लास्ट में 60% टैक्स फ्री होता है ना, 40% टैक्सेबल हो जाता है ना कुछ। सर अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो ठीक है, अगर हम लमसम विड्रॉ कर लें तो, अगर लमसम विड्रॉ ना करें तो वो टैक्सेबल नहीं होता। फिर उससे मैंने पेंशन मिलती है, अच्छा फिर उससे पेंशन मिलती है, सिर्फ वो पेंशन पे टैक्स लगेगा, लमसम अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। बेसिकली उसको टैक्सेबल इसलिए किया गया है ताकि लोग पैसा विड्रॉ ना करें, अदरवाइज सारे पैसे निकाल लेंगे तो एनपीएस का तो पर्पस डिफीट हो जाएगा ना। एनपीएस लाया इसलिए गया था कि गवर्नमेंट उससे पेंशन देगी, अब अगर मैं सारे पैसे निकाल के खा गया तो पेंशन का पर्पस डिफीट हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। नहीं, रिटायरमेंट के समय कोई टैक्स नहीं लगने वाला है उसमें। अगर आप पैसे लमसम विड्रॉ ना करें तो, लमसम विड्रॉल करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। हम ये आगे पढ़ेंगे सर, आएगा पॉइंट ओके आएगा। ओके ओके। सर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का सीसी2 में, जी सर जी। सीसी2 में जो एग्जामिशन मिला है, जो आपने ई कॉन्सेप्ट बताया था, वो एग्जामिशन जो मिला है वो डिडक्शन के फॉर्म में मिला है। जी ठीक है सर। सर डिडक्शन के पैसे भी एक तरह से छूट तो मिली गई ना, एग्जम्पशन ना मिलकर डिडक्शन मिल गई तो वन एंड द सेम थिंग है सर। इसी तरह से जो पीपीएफ के पैसे होते हैं, जब हम पीपीएफ में डालते हैं तो 80C में ही तो छूट मिलती है उसकी, तो वो एग्जम्प्ट से मेरा मतलब था कि टैक्स नहीं लगेगा, है ना। एग्जम्पशन की फॉर्म में ना लगे या डिडक्शन की फॉर्म में ना लगे, बात एक ही। जी सर आप कुछ जी। पूछ रहे थे। पहले मिलता था सर, लेकिन वो लोन की फॉर्म में मिलता था। आपने पीएफ से लोन ले लिया, लोन, ठीक है, आप लोन लेंगे फिर वो आपको वापस जमा कराना पड़ेगा। सर पीपीएफ में तो ऐसा नहीं होता शायद। हाँ कुछ शायद 25% का ऐसा होता है 8 साल के बाद। नहीं, 8 साल का लॉक इन है सर, उसके बाद आप उसमें से अगर कुछ पैसे निकालते हैं, पीएफ से पैसा निकलता 15 साल के बाद, ठीक है, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट निकल जाता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। सेल पॉइंट सर एफपीएस से पूछा था, तो 25% निकाल सकते हैं जी तो 25% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कितना बार निकाल सकते हैं, और अगर वो नहीं निकाला तो उसमें दोबारा देना पड़ता है, उसमें सर ये तो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जी। हाँ निकाल सकते। हाँ जी, तो सर ये इस तरह से हमारे पास टैक्सेबिलिटी आती है पीएफ की। तो पेज एक और सर इसके ऊपर हम अपने पास ना क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हमारा सैलरी खत्म हो जाएगा सर, मैं कल सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। तो पेज सर शो कर दीजिए सर, जो पीएम आरपीएफ वो तो इधर ठीक है सर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट है आपके पास? मैम 1 मिनट।